Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening to all of you and I most welcome to my YouTube channel. So dear learners, आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 6 फ्रॉम यूनिट 3 दैट इज सेकेंडरी एक्टिविटीज़. ओके, चैप्टर 5 हमारा कवर हो चुका था जिसमें हमने होल प्राइमरी एक्टिविटीज़ को डिटेल में डिस्कस किया था. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़. तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ पहले देखेंगे इसमें क्या होता है. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको प्राइमरी एक्टिविटीज़ में बताया था कि उसमें जो मेन है वो डायरेक्ट अपने नेचर पे डिपेंड है. मतलब जो भी वो रिसोर्सेज ले रहा है अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, जो भी रॉ मटेरियल ले रहा है वो डायरेक्ट नेचर से ले रहा है. तो आप यहाँ पे एक चीज़ याद रखेंगे कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ में हम उसको फर्स्ट स्टेप बोलेंगे. ठीक है, मतलब फर्स्टली हमने क्या किया, नेचर से मटेरियल को लिया, रिसोर्सेज को लिया. उसके बाद जब मटेरियल को लिया, रिसोर्सेज को लिया, तो उन रिसोर्सेज से हमें क्या करना है, सामान तैयार करना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे. ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमें इंडस्ट्रीज़ में जाना होगा. ठीक है, तो जब हमने उस सामान को मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडस्ट्रीज़ में भेजा, दैट इज़ सेकेंडरी एक्टिविटीज़. प्राइमरी क्या हो गया था कि हमने नेचर से लिया रॉ मटेरियल. ठीक है, उसी रॉ मटेरियल को, उसी रिसोर्सेज को क्या किया, जाके इंडस्ट्रीज में लेके गए, वहाँ पे उससे सामान तैयार किया, मैन्युफैक्चरिंग करके कुछ नए प्रोडक्ट्स तैयार किए, वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स को तैयार किया जिनको हम यूज़ में ला सकें. ठीक है, जैसे आपको मैं बताती हूँ कि हम मतलब आयरन और जो है मिनरल्स जो हैं हम अर्थ के इंटीरियर से निकालते हैं, तो डायरेक्ट हम उन मिनरल्स को थोड़ी ना यूज़ कर सकते हैं. उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, उनसे आगे सामान तैयार किया जाता है. तो वो जो सामान तैयार किया जाता है वो वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स कहलाते हैं, उनको हम यूज़ में लाते हैं. तो मैन्युफैक्चरिंग क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आता है. तो हुआ क्लियर. तो अब आप यहाँ पे ये याद रखेंगे कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप. ठीक है, और सेकेंडरी एक्टिविटी हो गया हमारा सेकंड स्टेप. सेकेंडरी से सेकंड याद रखेंगे. ठीक है, रॉ मटेरियल रिसोर्सेज को नेचर से लिया, फर्स्ट स्टेप, पहला काम. ठीक है, सेकंड हमने क्या किया, उसी रिसोर्सेज को हम लेके गए इंडस्ट्री में, वहाँ पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग करके सामान तैयार किया जिसको हमने यूज़ में लाया. ठीक है, वो हो गया हमारा सेकेंडरी एक्टिविटीज़ मीन्स सेकंड एक्टिविटीज़. ठीक है, तो सेकंड स्टेप. ठीक है, तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में मैन्युफैक्चरिंग आता है. ठीक है, अब जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमने डिस्कस की, जैसे प्राइमरी हो गया. ठीक है, सेकेंडरी को जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके बाद टर्शरी, क्वाटरनरी, इसके अलावा और भी है एक क्वाटरनरी जो कि आपके सिलेबस में नहीं है. ठीक है, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ बेसिकली एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं. देखिए, प्राइमरी से हमने क्या किया, प्राइमरी एक्टिविटीज़ के थ्रू रिसोर्सेज को लिया, उन्हीं रिसोर्सेज को लेके आए इंडस्ट्री में, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की. तो ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ के साथ है ना कनेक्ट सेकेंडरी एक्टिविटीज़. जब यहाँ पे सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में हम क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, सामान तैयार करेंगे, वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनाएंगे, उन्हीं वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स को हम ट्रांसपोर्ट ट्रेड के थ्रू मार्केट तक लेके जाएंगे, दैट इज़ टर्शरी एक्टिविटीज़. ठीक है, तो वहाँ से क्या होगा कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होगी. तो मैन क्या करेगा, डेवलपमेंट होगी तो मैन एजुकेशन भी लेगा, मैन जो है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट हो जाएगी उसकी, है ना. एजुकेटेड होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास नॉलेज आएगी. ठीक है, रिसर्च में ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा, तो उससे क्या होगा कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बनाएगा वो. ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या है एक्टिविटीज़, एक दूसरे के आगे पीछे रिवॉल्व करती हैं. ठीक है, और उसके बाद इन्हीं से हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज का यूटिलाइज करके अपने सर्वाइवल के लिए जो हमें नीड्स होती हैं. ठीक है, जैसे रिसोर्सेज को लिया, डायरेक्टली हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे थे तो हमने उसकी मैन्युफैक्चरिंग करके उससे सामान तैयार किया. ठीक है, वो सामान जो है वो वैल्यूएबल प्रोडक्ट बन गया, उसको हमने अपने यूज़ में लाया. ठीक है, तो ये इस तरह से एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड है. अब जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनको, उन नेचुरल रिसोर्सेज से वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं. कैसे, रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, चेंज किया जाता है वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में. मीन्स सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में जो भी रिसोर्सेज हम लेते हैं, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करके. ठीक है, उनसे रॉ मटेरियल जो है उसको, उससे क्या करते हैं,
कुछ न्यू प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाते हैं, जिनको जाके मार्केट में बेचा जाता है, उससे पैसा भी कमाया जाता है और उसको यूज़ में भी लाया जाता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल में आप देखिए, जैसे कॉटन बॉल है, ठीक है, कॉटन जो कॉटन होता है, ठीक है, वो बॉल के अंदर से हम उसको निकाल के डायरेक्टली ऐसे यूज़ थोड़ी ना कर सकते हैं। मतलब कॉटन के अंदर जो बॉल है उसको हम पहन थोड़ी ना सकते हैं, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, उसको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा यार्न्स में, ठीक है, जिससे बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे, जैसे उससे कपड़े बनाए जाते हैं, तो हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग करके उससे जो कपड़े बनाएंगे उन कपड़ों को हम पहनेंगे, डायरेक्ट कॉटन को थोड़ी ना पहनेंगे। ठीक है, तो ये बात है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो कॉटन है, ठीक है, इसको ट्रांसफॉर्म किया, एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाया, दैट इज क्लॉथ्स, जिनको हमने पहना। ठीक है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग जो है, यही हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज आती है। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? सबसे पहली बात, मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल्स जो होता है उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में, न्यू प्रोडक्ट्स में। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। क्लियर? तो आज के टाइम पे अगर देखा जाए, मैन्युफैक्चरिंग में इंडस्ट्रीज आती हैं, तो मॉडर्न टाइम पे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। मतलब लार्ज स्केल हो गया कि मतलब जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है बेनिफिट हो रहा है। मतलब लार्ज स्केल हो गया जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्ट्स जो हैं वो बना रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा है कि उसकी इन्वेस्टमेंट हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा उससे पैसा भी कमाया जा रहा है। ठीक है, तो वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है आज के टाइम पे। तो मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को पहले देखेंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट नंबर है दैट इज स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स एंड मेथड ऑफ प्रोडक्शंस। ठीक है, स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स का मतलब ये हो गया कि देखिए, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो होती हैं, ठीक है, उसमें हमें स्किल्ड लेबर चाहिए, मतलब अनस्किल्ड लेबर नहीं चाहिए। स्किल्ड लेबर होगी तो वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है चीज़ें वो प्रोड्यूस कर पाएगी। मतलब लोगों को अगर सपोज करते हैं, मतलब कोई भी चीज़ तैयार की जा रही है, मतलब कोई भी इंडस्ट्री के अंदर कुछ भी तैयार किया जा रहा है, तो उसमें जो स्किल्ड लेबर होगी वो उसकी क्वालिटी भी देखेगी कि हाँ, अच्छी क्वालिटी की चीज़ होनी चाहिए, जो मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा बिके। ठीक है, जिसकी डिमांड ज़्यादा हो, तो जो स्किल्ड लेबर होगी वो डिमांड ज़्यादा करेगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमें इंडस्ट्रीज़ में जो मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, इसके लिए स्किल्ड लेबर चाहिए। ठीक है, उसके लिए मेथड्स ऑफ प्रोडक्शंस भी होने चाहिए, मीन्स मास प्रोडक्शन होना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं कि एक या दो या तीन बंदे जो हैं वो स्किल्ड लेबर में हैं, ठीक है, तो वही काम करेंगे, तो वही सारा का सारा सामान वहाँ पे तैयार करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सामान खुद से आजकल उनको तैयार करना होता है, मशीन्स के थ्रू करना होता है। तो उसमें क्या होगा कि उसमें प्रोडक्शन जो होगी वो लार्ज क्वांटिटीज़ में उनको करनी है। मतलब बहुत सारे वर्कर्स जो हैं उनको क्या करना चाहिए, एक मतलब ऐसा नहीं कि एक दो, जितने भी वर्कर्स है वो सारे एक ही जगह पे काम करें, नहीं, कुछ को मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर लेना चाहिए काम की, मतलब सारे इकट्ठे मिलके लार्ज क्वांटिटीज़ में जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उसकी प्रोडक्शन कर सकें, किसकी, जो भी सामान तैयार कर रहे हैं। ठीक है, जो भी रिसोर्सेज से न्यू प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बना सकें। ठीक है, तो वो भी होना चाहिए। उसके बाद मैकेनाइजेशंस होना चाहिए, मतलब बहुत सारे मशीन्स होने चाहिए। अब मशीन्स होंगे तो ज़्यादा से जल्दी काम होगा, हाथ से तो आजकल काम नहीं ना किया जाता। और मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में आजकल ऑटोमेशन आया हुआ है। ऑटोमेशन क्या हो गया कि ऐसी मशीन्स जो खुद ब खुद काम करती है, उसमें मैन को वहाँ पे काम करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, आजकल देखिए ना, सारा जो भी काम होता है वो आजकल ऐसी ऐसी मशीन्स हैं कि वो खुद ब खुद मशीन सारा काम करती है, तो वो हो गया ऑटोमेशन। तो मशीन्स जो होंगी वो ऑटोमेशंस होनी चाहिए। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होना चाहिए। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का मतलब क्या हो गया कि नई नई टेक्नोलॉजीज़ होनी चाहिए। अगर लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चरिंग की जाए, ठीक है, लार्ज क्वांटिटीज़ में प्रोडक्ट्स को बनाया जाए, ठीक है, क्वालिटी उनकी अच्छी हो, उनकी डिमांड अच्छी हो, उनका कैपिटल अच्छा हो, तो उसके लिए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का होना भी बहुत ज़रूरी है। एंड अच्छी से अच्छी नई से नई टेक्नोलॉजीज़ होनी चाहिए। ठीक है, देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटिफिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या हो गया, ठीक है, इसमें जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो वहाँ पे काम कर रहे हैं जो लोग, ठीक है, वो अच्छे से होना चाहिए।
ठीक है। जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं वो अच्छे से होना चाहिए, मीन्स कम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। कम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, वास्ट कैपिटल होना चाहिए, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होनी चाहिए, ठीक है। और स्ट्रैटिफिकेशन क्या हो गया, स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि वहाँ पे जो भी मतलब लोग काम कर रहे हैं, मतलब लेबर जो भी है, लेबर को डिवाइड कर देना चाहिए, ठीक है। उसमें लेबर को जो डिवाइड करेंगे तो वो सारे लोग अपनी अपनी जो भी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होगी वो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से संभालेंगे, अच्छे से वहाँ पे मतलब काम देखेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे ज़्यादा से ज़्यादा मोर गुड्स प्रोड्यूस होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सामान प्रोड्यूस होगा, उसमें लेस एफर्ट्स लगेंगे। जैसे 2 बंदे जो काम करते हैं उसकी जगह अगर 10 बंदे आ जाएं, ठीक है, उसमें उस काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो आप देखिए कि बहुत कम टाइम में उसमें लेस एफर्ट लग के वो काम जल्दी हो जाता है। तो स्ट्रैटिफिकेशन में डिवीजन होता है लेबर का, ठीक है। उससे ज़्यादा क्या होता है, गुड्स को प्रोड्यूस करवाया जाता है लेस एफर्ट के साथ और लो कास्ट के साथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारा लास्ट करैक्टरिस्टिक जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का, दैट इज अनइवन जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अनइवन जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हो गया कि जहाँ पे भी इंडस्ट्रीज हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। कहने का मतलब कि ऐसा नहीं कि एक कोई रीजन है वहाँ पे अगर कॉटन की इंडस्ट्री है दूसरी जगह पे भी कॉटन की होगी, तीसरी जगह पे भी कॉटन की होगी, नहीं। अगर एक जगह कॉटन की इंडस्ट्री है दूसरी जगह कोई आयरन स्टील इंडस्ट्री होनी चाहिए, ठीक है, तीसरी जगह कोई और इंडस्ट्री होनी चाहिए, फिर उसके अलावा कोई और इंडस्ट्रीज होनी चाहिए। तो मतलब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इंडस्ट्रीज का, ठीक है। उसके लिए अब अगर हम वर्ल्ड में देखें कि वर्ल्ड में ओनली 10% जो है 10%, ठीक है, वर्ल्ड का ओनली 10% जो है वहाँ पे वो कवर किया हुआ है इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ ने, ओनली 10% एरिया इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ ने कवर किया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। तो अनइवन जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो गया कि कोई भी एक रीजन है वहाँ पे डिफरेंट इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, ठीक है। इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए कि एक इंडस्ट्री कॉटन की है तो सारी कॉटन की हो, ठीक है। अगर एक कॉटन की है तो बाकी जो होनी चाहिए वो दूसरी इंडस्ट्रीज होनी चाहिए ताकि उनमें और कोई रॉ मटेरियल जो है वो उसमें और कोई सामान तैयार किया जाए, ठीक है। तो इसलिए इसको अनइवन जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है, एक ये करैक्टरिस्टिक है। देन उसके बाद अगर वर्ल्ड में 10% जो है, अगर अभी मैंने आपको क्या बताया कि वर्ल्ड में 10% एरिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ने कवर किया हुआ है, तो वो जो 10% एरिया है वो ऐसा एरिया होगा जहाँ पे उन इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए सारे के सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, है कि नहीं। अब हर जगह पे अगर हम देखें तो इंडस्ट्रीज थोड़ी ना सेट की जा सकती हैं। आप अपने एरियाज़ के आसपास देखिए वहाँ पे क्या कोई इंडस्ट्री सेटअप की जा सकती है, मतलब उसके लिए क्या होता है, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन को अफेक्ट करते हैं। उसके लिए क्या होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन को अफेक्ट करते हैं। वही फैक्टर्स अभी हम डिस्कस करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, कि एक इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनका होना वहाँ पे ज़रूरी है। इंडस्ट्री ऐसा नहीं कि कहीं पे भी बना देंगे तो वहाँ पे वो चलेगी नहीं, है ना। अगर हम ऐसी जगह पे इंडस्ट्री बना रहे हैं जहाँ पे ना तो हमें कोई सामान मिल रहा है, ना हमें वहाँ पे कोई वाटर मिल रहा है, ना हमें कोई लेबर मिल रही है, ना कोई मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो हम वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करने का कोई बेनिफिट है नहीं है। इसलिए वो फैक्टर्स जो होते हैं वो हमें माइंड में रखने चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें माइंड में रख के इंडस्ट्री को सेटअप करना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हम मतलब सक्सेसफुल हों उसको लेके, ठीक है। उसके लिए कौन से फैक्टर्स है चलिए देखते हैं। उसके लिए जो फैक्टर्स हैं, नंबर 1 है एक्सेस टू मार्केट। एक इंडस्ट्री को सेटअप वहीं पे करना चाहिए जहाँ पे मार्केट पास हो, ठीक है। अब इंडस्ट्री में क्या काम हो रहा है, इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सामान को तैयार किया जा रहा है, ठीक है, रॉ मटेरियल को चेंज किया जा रहा है वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में, न्यू प्रोडक्ट्स में, तो उनको जाके इंडस्ट्री में थोड़ी ना रखना होता है या डायरेक्ट लोगों में डिस्ट्रीब्यूट थोड़ी ना करना होता है, उसको जाके मार्केट में बेचना होता है। तो मार्केट में जब बेचेंगे तो मार्केट भी तो पास होनी चाहिए ना। ऐसा है कि इंडस्ट्री बना दी किसी मतलब ऐसी जगह पे जहाँ पे मार्केट है ही नहीं दूर दराज तक, तो वहाँ पे वो सामान कहाँ जाएगा, देखो ना, वो तो नुकसान होगा। तो मार्केट का होना ज़रूरी है। जब हम कभी भी लोकेशन
को देखें कि इंडस्ट्री को सेटअप कहाँ करना, तो उसके सराउंडिंग में मार्केट होनी चाहिए जहाँ पे हम उस मटेरियल को, उस जो प्रोडक्शन हुई है न्यू प्रोडक्ट्स को जाके बेच सकें। ठीक है। सेकंड हो गया एक्सेस टू रॉ मटेरियल। अब इंडस्ट्री ऐसी जगह पे भी सेटअप नहीं होनी चाहिए कि जहाँ पे हमें रिसोर्सेज ही ना मिले, है ना। अगर कोल है, कोल इंडस्ट्री अगर हम कहीं पे सेटअप कर रहे हैं तो उस रीजन में कोल ही नहीं है, तो उस इंडस्ट्री को वहाँ पे सेटअप करने का क्या फ़ायदा। ठीक है। तो रॉ मटेरियल हो गया रिसोर्सेज। ठीक है। तो इंडस्ट्रीज़ को, जो इंडस्ट्रीज वहीं पे सेट करनी चाहिए जहाँ पे वो रिसोर्सेज हों। ठीक है। आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ को वहीं पे सेटअप करना चाहिए जहाँ पे आयरन और मिनरल्स पाए जाएँ। कोल इंडस्ट्रीज़ को वहीं पे सेटअप करना चाहिए जहाँ पे कोल की प्रोडक्शन हो रही हो, जहाँ पे हमें कोल मिल रहा हो, ये रिसोर्सेज हों। कॉटन इंडस्ट्रीज़ वहीं पे सेटअप करनी चाहिए जहाँ पे हमें कॉटन मिले। अब इंडिया के साउथ में देखिए ना, कॉटन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे कॉटन जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो रॉ मटेरियल होगा तभी वहाँ पे इंडस्ट्री में सामान तैयार होगा। तो रॉ मटेरियल मीन्स रिसोर्सेज वहाँ पे होने चाहिए जहाँ पे इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाए। ठीक, ये दो चीज़ें माइंड में रखनी होती है जब इंडस्ट्री को सेटअप करना होता है। थर्ड हो गया एक्सेस टू लेबर सप्लाई। अब मटेरियल भी हमें मिल गया, रिसोर्सेज भी मिल गए, तो इंडस्ट्री में लेबर भी तो चाहिए ना। तो लेबर का मिलना भी ज़रूरी है। ऐसी जगह पे इंडस्ट्री को सेटअप करना चाहिए जहाँ पे लेबर भी पहुँच सके। ठीक है। जहाँ पे लोग काम करने के लिए भी पहुँच सकें। तो लोगों के बिना इंडस्ट्री चलेगी नहीं। आई बात समझ में। मतलब सपोज करते हैं रॉ मटेरियल रिसोर्सेज भी मिल गए, ठीक है, मार्केट भी कहीं पास है, तो अगर लेबर ही नहीं है तो काम कैसे होगा। तो लेबर सप्लाई का होना भी ज़रूरी है। ऐसी जगह पे इंडस्ट्री सेटअप करनी चाहिए जहाँ पे लेबर भी इजीली जो है वो वहाँ पे अवेलेबल हो। ठीक है। देन एक्सेस टू सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब इंडस्ट्री में मशीन्स को चलाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, पावर की ज़रूरत होती है। तो इंडस्ट्री वहीं पे सेटअप करनी चाहिए जहाँ पे उसके सराउंडिंग एरिया में कुछ सोर्सेज हो एनर्जी को लेके। ठीक है। क्या हो, एनर्जी को लेके सोर्सेज हो। जैसे हम ये चीज़ देखें कि बहुत सारी एनर्जी सप्लाई एल्युमिनियम इंडस्ट्री के लिए चाहिए होती है ना, एल्युमिनियम इंडस्ट्री के लिए। तो एल्युमिनियम इंडस्ट्री हम अगर ऐसी जगह पे सेटअप कर दे जहाँ पे हमें एनर्जी ही ना मिले, मतलब कोई ऐसा सोर्स ही ना हो एनर्जी सप्लाई का, तो वहाँ पे वो इंडस्ट्री नहीं चलेगी। ठीक है। जैसे पहले टाइम पे जो कोल होता था उसको एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो यूज़ किया जाता था, और आज के टाइम पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोलियम का यूज़ किया जाता है एनर्जी के लिए। ठीक है। तो ये भी हमें माइंड में रखना होता है। देन उसके बाद एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। अब देखिए ये हमारा रिलेट करता है मार्केट से। मार्केट अगर पास है तो वहाँ पे अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, तो मार्केट पास होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ही तो सामान हम इंडस्ट्री से उठाएंगे, मार्केट तक लेके जाएंगे, है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन का होना भी बहुत ज़रूरी है। वहीं पे इंडस्ट्री को सेटअप करना चाहिए जहाँ पे रोड्स हों, ठीक है, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो, ट्रेड हो, और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ हो। अब हम किसी मतलब सपोज करते हैं जो हिमालय है, ठीक है, हिमालय के टॉप पे, काराकोरम रेंज की टॉप पे हम कोई इंडस्ट्री सेटअप कर दे, वहाँ पे वो इंडस्ट्री चलेगी, सक्सेसफुल होगी, नहीं होगी। क्यों? मार्केट नहीं होगी पास। चलो रॉ मटेरियल अगर मिल भी जाता है, लेबर भी वहाँ पे चली जाती है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो फिर जो सामान तैयार करेंगे तो उस सामान का क्या फ़ायदा कि अगर वो मार्केट तक ही नहीं पहुँच रहा है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है दैट इज़ गवर्नमेंट पॉलिसी। ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसी का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए गवर्नमेंट पॉलिसी जो होती है ये क्या करती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बैलेंस बनाने में हेल्प करती है। मतलब गवर्नमेंट का भी इसमें रोल होना चाहिए। ये ना हो कि हम कहीं पे इंडस्ट्री को सेटअप कर रहे हैं, मतलब हमें पता ही नहीं कि यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करनी भी है या नहीं है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ही हमें इंडस्ट्री ना मतलब चलाने दे, है ना। तो उसके लिए गवर्नमेंट पॉलिसी मीन्स गवर्नमेंट का भी इसमें रोल होना चाहिए एक इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए। ठीक है। तो ये भी ज़रूरी है गवर्नमेंट पॉलिसी का। उसके बाद एक्सेस टू एग्लोमरेशन, ठीक है, इकोनॉमिक्स लिंक्स या फिर लिंक्स बिटवीन इंडस्ट्रीज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिए एक्सेस टू एग्लोमरेशन क्या होता है, पहले आप एग्लोमरेशन समझिए। सपोज करते हैं ये कोई रीजन है, ठीक है, ये हमारे पास कोई रीजन है, ठीक, कोई भी रीजन ले लीजिए, ठीक है, ये वो रीजन है जहाँ पे ये सारे फैक्टर्स हैं, मतलब मार्केट भी है, रॉ मटेरियल भी है, लेबर सप्लाई भी है, ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, सारी फैक्टर्स है वहाँ पे। तो हमने वहाँ पे इंडस्ट्रीज को सेटअप कर दिया।
यहाँ पे हमने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सेटअप किया, यहाँ पे हमने कोल इंडस्ट्री को सेटअप किया, यहाँ पे हमने उसके बाद आयरन स्टील इंडस्ट्री को सेटअप किया, ठीक है। अदर रबर इंडस्ट्री को यहाँ पे सेटअप कर दिया, अदर और इंडस्ट्रीज इसके सराउंडिंग एरिया में है, ठीक है। तो ये जो इंडस्ट्रीज हैं, अगर ये इंडस्ट्रीज जो है एक दूसरे के साथ मतलब कोऑपरेट नहीं कर रही हैं, मतलब एक दूसरे की हेल्प नहीं कर रही हैं, तो यहाँ पे अगर एक को बेनिफिट हो रहा है तो हो सकता है कि इसको मतलब इसको जो इसकी वीकनेस हो वो ये इंडस्ट्री पूरी कर दे। तो इससे क्या होना चाहिए, इनके बीच में एक बॉन्ड होना चाहिए, इन इंडस्ट्रीज़ के बीच में मतलब लिंक होना चाहिए इन इंडस्ट्रीज़ के बीच में। लिंक कैसा कि इन मतलब एक दूसरे की ये हेल्प करें, तो ये इनके अंदर कोऑपरेशन होना चाहिए इन इंडस्ट्रीज़ को लेके। तो उसको जो क्लस्टर्स ऑफ इंडस्ट्रीज मिल के काम करती है उसको हम एग्लोमेरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, एग्लोमेरेशन, जिसमें क्लस्टर्स ऑफ इंडस्ट्रीज जो हैं वो मिल के काम करती है। मीन्स एक इंडस्ट्री जो है वो दूसरी के ऊपर डिपेंड है, दूसरी तीसरी के ऊपर डिपेंड है, तो वो इंडस्ट्रीज सारी मिल के क्या कर रही है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। तो उससे क्या होता है, उसको हम एग्लोमेरेशन कहते हैं। जैसे एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी जो है अगर एक इंडस्ट्री के पास नहीं तो दूसरी इंडस्ट्री से ले लेगी, ठीक है। लेबर सप्लाई का भी होता है कि अगर उसमें कम है लेबर सप्लाई तो वो दूसरी इंडस्ट्री से ले लेगी, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में अगर एक इंडस्ट्री के पास अच्छा मतलब है सामान वहाँ पे पहुँचाने का अच्छा सोर्स है तो वो दूसरी इंडस्ट्री की हेल्प कर देगी, ठीक है। तो ये इससे क्या होगा कि इंडस्ट्रीज के आपस में जो लिंक है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो एक बॉन्ड है वो अच्छा होना चाहिए, कोऑपरेटिव होनी चाहिए इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो उसको क्लस्टर्स ऑफ इंडस्ट्रीज जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है उसको हम एग्लोमेरेशन कहते हैं। इससे क्या होता है, इससे डेवलपमेंट जो होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम कह सकते हैं वो अच्छे से होती है इससे, ठीक है। तो ये आपने एक तो इन मतलब एग्लोमेरेशन से क्या होता है, से ज़्यादा बेनिफिट भी होता है, ये भी चीज़ आप याद रखना, इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होता है। अगर एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्रीज़ को बेनिफिट दे रही है वो उससे ले भी रही होगी बेनिफिट, है ना। तो जो नियरेस्ट इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर उनको डिपेंड होना चाहिए, मतलब एक दूसरे से अगर एक में मतलब किसी चीज़ की किसी फैक्टर की कोई कमी है तो वो दूसरी को चाहिए कि वो उसकी हेल्प करे, ठीक है। तो इस तरह से वो क्लस्टर्स ऑफ जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या, उनको हम क्या कह रहे हैं, एग्लोमेरेशन। तो इससे हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बहुत अच्छे से होता है, वो बैलेंस्ड होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आज हमने कुछ फैक्टर्स को डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो हम कल करेंगे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्रीज़ को मतलब 1 बाय 1 जो है वो डिफरेंट बेसिस पे जो है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, ठीक है।